जैसा कि आपको पता है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की 100 से ज़्यादा सीट्स का ऐलान किया। तो आज हम उनसे बात करेंगे, डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे, प्रिपरेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो क्या आप थोड़ा सा हमें बताएंगे इस चीज़ के बारे में कि ये जो डिपार्टमेंट है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का एक्चुअल में काम क्या है? एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल पुलिस, इसमें हमारे पास 4 से 5 चीज़ें हैं और वो सारी की सारी जो डोमेन्स हैं, 4-5 डोमेन्स, उनका ताल्लुक पब्लिक के साथ है। चौधरी साहब, ये थोड़ा सा बताइएगा कि इस जॉब की, इंस्पेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन जो है, इस जॉब की जेडी क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? अच्छा, थोड़ा सा हम बड़ा ब्रीफली इसको टच करके कि फिर हम प्रिपरेशन कैसे करनी है इस एग्जाम की, उसकी तरफ आएंगे कि इस जॉब का जो फ्यूचर कैरियर प्रॉस्पेक्ट क्या है? सर, इसमें पहले ये था कि ये जो एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब थी ना, ये 11वीं स्केल की थी, लेकिन इन ड्यू प्रोसेस ऑफ टाइम, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, अभी इसका जो स्केल है वो 16th स्केल है, एक गजटेड पोस्ट है। ठीक है, पहले ये गजटेड नहीं थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं अली अवैस वांट, बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की 100 से ज़्यादा सीट्स का ऐलान किया है। तो आज उसी पर्सपेक्टिव में मेरे साथ चौधरी कासम अली भट्टी साहब मौजूद हैं, जो एज ए इंस्पेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन नारोवाल के अंदर सर्व कर रहे हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे, डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे, प्रिपरेशन के बारे में भी बात करेंगे, और फॉर्मली हम अपनी बातचीत को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इनकी जो बड़ी डाइवर्स और रिच प्रोफाइल है उसके बारे में शेयर करना चाहूँगा। बेसिकली इनको ये प्रिविलेज हासिल है कि इनका जो अल्मा मैटर है वो GC यूनिवर्सिटी लाहौर है, वहाँ से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, और उसके बाद ये अभी 6 से ज़्यादा रिकमेंडेशन ले चुके हैं और PMS 2020 के क्वालिफायर थे। उसके बाद AR असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंटरव्यू के टॉपर थे। फिर जिस सीट के ऊपर ये बैठे हुए हैं इंस्पेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन के ऊपर, उस टाइम पे भी इस एग्ज़ाम के अंदर भी इंटरव्यू के अंदर ये इन्होंने टॉप किया। तो सर, हम आपको भट्टी साहब वार्मली वेलकम कहते हैं। सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने ये जो फोरम बनाया हुआ है, दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स डेवलपमेंट। इसमें आम तालिब इल्म की बड़ी अच्छी जो है ना वो उसको अवेयरनेस जा रही है, उसको चीज़ों की नाहो मिल रही है। तो मैं इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने ये फोरम स्टार्ट किया हुआ है, एंड मे यू प्रॉस्पर इन योर ऑल एंडेवर्स दैट यू आर टेकिंग इन द फ्यूचर। थैंक यू। अच्छा, चौधरी साहब, थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये जो आपका डिपार्टमेंट है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, इसको लेके एम्बिग्विटी भी है, स्टूडेंट्स को इसके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है। तो क्या आप थोड़ा सा हमें बताएंगे इस चीज़ के बारे में कि ये जो डिपार्टमेंट है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का एक्चुअल में काम क्या है? अच्छा सर, ये जो पूरा नाम है ना एक्साइज एंड टैक्सेशन, ये बेसिकली एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल पुलिस, एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल पुलिस, इसमें हमारे पास 4 से 5 चीज़ें हैं और वो सारी की सारी जो डोमेन्स हैं, 4-5 डोमेन्स, उनका ताल्लुक पब्लिक के साथ है। और मैं समझता हूँ कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट है वो पंजाब में काम करने वाले जितने भी अदारे हैं, सबसे ज़्यादा पब्लिक डीलिंग का या पब्लिक का डिपार्टमेंट है। महकमा रेवेन्यू के हवाले से या इसमें आपको टैक्स कलेक्शन की बात होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो मेन हेड्स है ना, उसमें एक तो एक्साइज सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक्साइज को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि 2 चीज़ें होती हैं, एक कस्टम्स है, एक एक्साइज है। दोनों का काम ड्यूटी इकट्ठी करना होता है। ठीक है, जो कस्टम है वो बाहर से आने वाली जो फ़ॉरेन आपके पास चीज़ें आ रही होती हैं वो उनके ऊपर टैक्स कर रहे होते हैं, जबकि जो एक्साइज है वो जो आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन होती है उसके ऊपर टैक्स कर रहा होता है। ठीक है, हमारी जो एक्साइज की डोमेन है, जो रिस्ट्रिक्शन है, उसमें 2 चीज़ें फॉल करती हैं। हमने उसमें एक तो एक्साइज ड्यूटी का कुछ थोड़ा सा पार्ट होता है, और दूसरा जो हम परमिट्स इशू कर रहे होते हैं वो उसमें आपके पास माइनॉरिटीज़ के लिए लिकर के परमिट होते हैं, या आपके पास जो लोग सेपरेट यूज़ कर रहे होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको हम अलाउ कर रहे होते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल। पहला जो हमारे पास पार्ट है वो एक्साइज ड्यूटी का है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन इज़ अबाउट प्रॉपर्टी टैक्स।
चूँकि ये टैक्सेशन इसमें जो 90% काम हो रहा है वो टैक्सेशन के हवाले से हो रहा है, और हम तकरीबन 50 से 60 अरब रुपया पंजाब गवर्नमेंट को ये पर एनम जो है वो इकट्ठा करके दे रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से। प्रॉपर्टी टैक्स में ये है कि हम छोटी बिल्डिंग से लेके बड़ी बिल्डिंग्स तक ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ स्पेसिफिक एरिया जो रेटिंग एरिया में फॉल कर रही होती है उसको हमने टैक्स किया होता है। अब इसमें एक और डोमेन आई हुई है हाईवे टैक्सेस, हाईवे एंड मोटरवेज के ऊपर जो हमारी बिल्डिंग्स हैं उनको भी हम टैक्स कर रहे हैं, वो भी एक्साइज के पास है। इसके अलावा एक जो बड़ी वास्ट हमारी डोमेन है वो प्रोफेशनल टैक्स के हवाले से है। हम लोगों को प्रोफेशनल टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये सारी चीज़ें जो बड़े घर होते हैं या बड़ी जो मार्केट्स होती हैं, ठीक है, उनको भी हम टैक्स नेट के अंदर लेके आते हैं। इसके अलावा जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन होती है, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, उसमें बाइक्स हैं, उसमें बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ, या जो भी आपके पास व्हीकल्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन भी एक्साइज के पास हो रही है। और फिर कभी कभार लाइक अगर हमें किसी जगह पे हमें रेड करनी है नारकोटिक्स के हवाले से, तो वो भी एक्साइज डिपार्टमेंट कर रहा होता है। हालांकि एक्साइज डिपार्टमेंट का जो एम्बेट है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा एम्बेट है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। इस हवाले से तो ये बड़ी डाइवर्स और बड़ी कंपैटिबल जो है वो जॉब है। अच्छा चौधरी साहब, ये थोड़ा सा बताइएगा कि इस जॉब की, इंस्पेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन जो है, इस जॉब की जेडी क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है इसकी? इसमें सर बेसिकली जो इस जॉब का दायरा कार है, जो एक्साइज की सारी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दी, जो उसकी डोमेन्स मैंने बताई, इनको बेसिकली एक तहसील लेवल पे या एक सर्कल लेवल पे इंस्पेक्टर ही डील कर रहा होता है। लाइक इंस्पेक्टर के हवाले से पहली बात तो ये है कि वो फील्ड का बंदा है, ठीक है, उसने उसका सारा काम फील्ड में है, उसने प्रॉपर्टीज़ की असेसमेंट करनी है, उसने जाके जो लिकर के या दूसरे परमिट हैं उनको चेक करना है किसी चीज़ का मिसयूज़ तो नहीं हो रहा, उसने प्रोफेशनल टैक्स की कलेक्शन करनी है, फिर उसने अगर बाहर फील्ड में निकलना है तो उसने व्हीकल जो डिफ़ॉल्टर व्हीकल्स हैं जिनके टोकन टैक्सेस शार्ट हैं, जिनकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, कोई नॉन कस्टम पेड गाड़ी है, ठीक है, तो उसको भी हम थ्रू वी-बॉक हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट हमारे पास जितने भी फील्ड के वर्क हैं, चूँकि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें ज़्यादा काम है ही फील्ड का, तो वो सारे काम जो है वो इंस्पेक्टर ही परफॉर्म कर रहा होता है। अच्छा अब चौधरी साहब थोड़ा सा बताइएगा कि तहसील की तो हमें समझ आ गई, सर्कल में कितना एरिया या उसको कैसे डिफाइन करते हैं सर? इसमें ये है कि अमूमन एक बड़े शहर में लाइक नारोवाल में हमारे पास 2 सर्कल हैं। नारोवाल सिटी को 2 सर्कल्स में डिवाइड किया गया हुआ है। अगर अब चूँकि मेरी पहली पोस्टिंग सियालकोट में भी रही है, तो सियालकोट में हमारे पास 7 से 8 सर्कल्स हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास लिमिट्स होती हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, जिसको हम लाल लकीर कह रहे होते हैं, उसके अंदर जो एरिया होता है उसमें ऑन एवरेज एक जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं उनके पास तकरीबन 5,000 से 10,000 यूनिट आ रहे होते हैं। तो इसको उस बेस के ऊपर, और जो हमारी छोटी तहसील्स हैं या जो हमारी फार लॉन्ग एरियाज पे जो तहसील्स होती हैं, उनमें अमूमन एक इंस्पेक्टर पूरी तहसील को हेड कर रहा है। आपका कि पूरी तहसील या पूरे सर्कल को जो हेड करता है वो इंस्पेक्टर? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, थोड़ा सा हम बड़ा ब्रीफली इसको टच करके कि फिर हम प्रिपरेशन कैसे करनी है इस एग्जाम की, उसकी तरफ आएंगे कि इस जॉब का जो फ्यूचर कैरियर प्रॉस्पेक्ट क्या है? सर इसमें पहले ये था कि ये जो एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब थी ना, ये 11वीं स्केल की थी, लेकिन इन ड्यू प्रोसेस ऑफ टाइम, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अभी इसका जो स्केल है वो 16th स्केल है, एक गजटेड पोस्ट है, ठीक है। पहले ये गजटेड नहीं थी, तो जो पहले के लोग इसमें रिक्रूट हुए हैं 1990s में, 2002 में, 4 में, 6 में, ठीक है, वो अभी तक थोड़ा सा अपना स्ट्रगलिंग फेज़ के अंदर है, क्योंकि वो 11th या 12th स्केल में आए हैं और उससे वो एक टाइम स्केल प्रमोशन के तहत 16 में आ चुके हैं। अभी जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, इनकी नेक्स्ट प्रमोशन जो है वो ETO की है, ठीक है, जो कि एक PMS की सीट है, और मेरा ख्याल है कोई 8 से 10 साल के अंदर मैक्सिमम, जो चूँकि इसके ऊपर डिफरेंट जो है ना वो डिसीजंस भी हैं अच्छे अदारों के या जुडिशियल अदारों के, कि आपने इतने वक्त में बंदे को अगला स्केल देना ही देना है, नेक्स्ट स्केल में उसको प्रमोट करना ही करना है। तो जो नेक्स्ट प्रमोशन है वो बड़ी अच्छी है, वो आपकी ETO की पोस्ट की है, और ETO जैसे RTOs होते हैं, रेवेन्यू टैक्स ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को हेड कर रहे होते हैं, और अगर लोग अच्छा काम कर रहे हैं मेरिट की बेस पे, वो इससे आगे डायरेक्टर लेवल, डिप्टी डायरेक्टर लेवल तक भी लोग जा रहे होते हैं। मतलब इसके जो फ्यूचर कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो भी बहुत एक कैरियर ओरिएंटेड जॉब है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा,
जो सब थोड़ा सा ये बताइएगा कि अब हम थोड़ा प्रिपरेशन की तरफ आए, सर वो एरिया मतलब जिसमें आपकी बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ है, जैसे आपने कोई 12-14 आपने एग्ज़ाम पास किए हैं, उसके बाद आपने जो है कुछ 6 से ज़्यादा रिकमेंडेशन लिए हैं, फिर पीएमएस के अंदर माशाल्लाह आपके 762 मार्क्स थे जो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो आप प्रिपरेशन के हवाले से बताएं कि अगर कोई इस जॉब के लिए खुद को वो फोकस कर रहा है तो किस तरह से प्रिपेयर करें उसको? अच्छा सर, मैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करता हूँ। इसके प्रेपरेशन के हवाले से बड़ी एम्बिग्विटीज़ पाई जाती हैं। लोग अकेडमीज़ में जाते हैं, लोग डिफरेंट मेंटर्स के पास जाते हैं। मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। लाइक जब मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट की तो मैं अपनी स्ट्रेटजी आप लोगों से शेयर करता हूँ। मेरी चूँकि थोड़ी सी रीडिंग ज़्यादा थी, मेरे पास गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में डिस्टिंक्शन थी और उसके बाद फिर लॉ में भी मेरी डिस्टिंक्शन थी। तो चूँकि मेरी रीडिंग थोड़ी अच्छी थी तो मुझे इतने मसाइल फेस नहीं करने पड़े। लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो न्यू बॉयज़ होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, उनको इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। उसका सिंपल एक जो पेपर पैटर्न होता है, ठीक है, उसमें आपके पास 10 नंबर की इस्लामियात, 20 नंबर की अंग्रेज़ी, 10 नंबर के करंट अफेयर्स, 10 नंबर का मैथमेटिक्स, 10 का कंप्यूटर साइंस का पार्ट, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर या फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, फिर 10 की हिस्ट्री पाकिस्तान की, ओवरऑल वर्ल्ड जियोग्राफी के ऊपर, ठीक है। तो ये सारे पोर्शन उन्होंने 10-10 नंबर, 15-15 नंबर में डिवाइड करके 100 नंबर का एक पेपर बनाया होता है। उसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आप पास्ट पेपर उठाएं एक, ठीक है, उसको सॉल्व करें। आपको पता चल जाएगा कि आपके वीक एरियाज़ या आपके ग्रे एरियाज़ कौन से हैं। मैंने जब पहली दफ़ा पेपर सॉल्व किया तो बिकॉज आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ, तो मुझे हिस्ट्री के पार्ट में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी मुझे। और अमूमन जो लोग अच्छा जिनका एकेडमिक्स होता है उनको इंग्लिश, मैथ, फंडामेंटल चीज़ें आती होती हैं। तो जो लोग सोशल साइंसेज के होते हैं उनको कंप्यूटर में डिफ़िकल्टी होती है। सो वी बेसिकली नीड टू डिफाइन द वीक एरिया दैट वी आर एग्जिस्टिंग इन। तो जब मैंने डिफ़ाइन कर लिया कि दिस इज़ माई वीक एरिया, तो मैंने फिर उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, चूँकि स्टडी की हैबिट अच्छी थी, ठीक है, तो फिर मैंने अपने उस वीक एरिया को जो है वो कवर अप कर लिया। तो इसकी यही स्ट्रेटेजी है कि आप पास्ट पेपर को जो है ना वो देखें और उस पास्ट पेपर को आप सॉल्व करके अपने वीक एरियाज़ को डिफ़ाइन करें। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज आती है कि अब आपने एरिया डिफ़ाइन कर लिया है, अब व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। तो जो वन पेपर हैं उनके लिए आपके पास कुछ अच्छी वेबसाइट्स हैं, कुछ अच्छी किताबें हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपने कम से कम कोई 20 से 30 पास्ट पेपर और 16 और 17 स्केल के पास्ट पेपर आपने करने हैं ताकि आपको पता चल सके कि पेपर पूछने वाला सवाल क्या करता है, किस डोमेन में जाके करता है। लाइक कुछ बड़ी फेमस डोमेन्स होती हैं, जब आप 20 से 30 पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर पेपर में रिपीटेडली ये सवाल किया जा रहा है, ठीक है। तो वो विद पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें आपके लिए सिंप्लीफाई होती जाएंगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये है कि आपने जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो आपके सोर्सेज बड़े रेलेवेंट होने चाहिए। आप अक्सर हमारे पास मार्केट में जो सोर्सेज हैं उनमें गलतियां बहुत ज़्यादा होती हैं और समटाइम्स तो ऐसे होता है कि पीपीएससी की जो की होती है वो आपकी किताबों से मैच ही नहीं कर रही होती, ठीक है, उसमें थोड़ा सा मिसमैच आ रहा होता है। तो हमने उस चीज़ से अवॉइड करना है, हम अपनी तरफ से सही जवाब दे के आ रहे होते हैं। चूंकि ये कंपटीशन है, अगर कोई 70 ले रहा है तो आपने 70.25 लेने हैं, इसमें कंपटीशन में यही होता है। और वो एक नंबर, आधा नंबर वो किसी किताब की वजह से, किसी गलत सोर्स की वजह से आपका जो है ना वो उसमें फ़र्क आ जाता है। अब मेरे नज़दीक जो अच्छे सोर्सेज हैं उसमें पास्ट पेपर सबसे बेहतरीन है। और करना आपने क्या है, आपने होलिस्टिक स्टडी करनी है। ये नहीं है कि आपने MCQs फॉर द सेक ऑफ MCQs पढ़ने हैं, इस तरह नहीं है। आपने होलिस्टिक स्टडी करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कहीं सवाल आया है कि जी बाबर ने कितने साल की उम्र में जो है वो इक़्तिदार को अटेन किया या कितने साल की उम्र में वो तख्त नशीन हुआ, तो आपने पूरे की पूरी मुग़ल डायनेस्टी के ऊपर काम करना है। आपने बाबर के बाद हुमायूं के बाद आपने ज़हीरुद्दीन इसकी जो है ना वो बात करनी है। पहले बाबर, उसके बाद हुमायूं, फिर उसके बाद ज़हीरुद्दीन बाबर, या जो भी आपके लोग उसमें फॉल करेंगे उस पूरी हायरार्की के अंदर, आपने उन सारे लोगों की प्रोफाइल देखनी है, उनकी वर्किंग देखनी है कि कैसे उन्होंने जो है ना वो काम किया, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप होलिस्टिक वे में लेके चलेंगे तो फिर ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लाइकवाइज आप 2-3 वेबसाइट्स हैं, एक पाक MCQs की वेबसाइट है, उसके ऊपर कंप्यूटर का पार्ट बड़ा अच्छा है।
आपके पास इंडिया बिज़ की वेबसाइट है, उसके ऊपर भी कंप्यूटर और एवरीडे साइंस बड़ी अच्छी है। आपके पास एक किताब है इल्मी कैप्सूल के नाम से, ठीक है, राय मनसब अली की किताब है, उसमें गलतियाँ कदरे कम है। इसी तरह सुबान अहमद की किताब है एडवांस वालों की, वो भी बड़ी अच्छी किताब है। सुबान वालों की कौन सी किताब है? अब सिंपल यही जीके के नाम से है, जनरल नॉलेज के नाम से है। तो ये वो सोर्सेज हैं। और करंट अफेयर्स के लिए ये है कि आप डेली बेस पे न्यूज़पेपर को कंसल्ट करें, या उसके अलावा आप करंट अफेयर्स के लिए कोशिश करें कि सेल्फ मेड आपके जो नोट्स हैं उनको प्रेफर करें, और गलतियां भी नहीं होंगी। और विद पैसेज ऑफ टाइम आप अपनी वो जो नॉलेज का स्टोर है उसको आप अपडेट करते रहें, प्रेसिडेंट्स के हवाले से, या वो कंट्रीज़ जो लाइमलाइट के अंदर है, जैसे रशिया यूक्रेन हो गया, आपके पास पैलेस्टाइन इसराइल हो गया, और जितने भी कंट्रीज़ जो किसी हवाले से वन वे और दी अदर वे लाइमलाइट में है, उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं या प्रीमियर्स हैं, उनकी लिस्ट आपके पास, या उनके कैपिटल्स की लिस्ट आपके पास तैयार होनी चाहिए। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जिनको कंसल्ट करके आप जो है ना वो इसमें एक्सेल कर सकते हैं। वन लास्ट क्वेश्चन, कुछ लोग कहते हैं कि जो पास पेपर्स हैं दे आर इनफ, आप उनको अच्छी तरह कर लें, आप उसमें देख लें कि आपका वो अगर सार के बारे में सवाल पूछ रहे हैं तो सार के बारे में जैसे थोड़ा सा बिल्कुल ठीक हिस्ट्रिकली या उसके बारे में ज़रा ज़्यादा एलाबोरेट होकर पढ़ लें वो सारा, तो वुड यू एग्री विद इट, या आप समझते हैं कि नहीं? नहीं सर, इसमें सिर्फ पास्ट पेपर तक नहीं है। पीपीएससी अपनी जो कमीशन है ना, वो बड़ा क्लूलेस होता है चीज़ों के हवाले से। कमीशन अगर लोगों को अपना क्लू दे देना कि वो कर क्या रहे हैं, तो उसके बाद ये हर बंदे के लिए इट बिकम लाइक अ कप ऑफ टी, लेकिन ये इस तरह है नहीं है। इसमें अगर आप पास्ट पेपर्स आपने अच्छे किए हुए हैं तो यू विल बी रीचिंग एट 60 मार्क्स, आप 75 पे नहीं जा सकते। और पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा जो हाई मेरिट बना था वो एक्साइज इंस्पेक्टर का ही अभी तक बना हुआ है, यानी कि 17-16 स्केल की पोस्ट के ऊपर बड़े थोड़े एग्ज़ाम्स हैं जिनमें इतनी ज़्यादा सीट्स हैं और जिनका मेरिट 70 क्रॉस कर जाता है। अदरवाइज़ दूसरे जो एग्ज़ाम है वो आपको 50 नंबर पे भी, 60 नंबर पे भी आप उसको पास कर रहे होते हैं। तो पास्ट पेपर आपको 60 नंबर दे रहा है, 62 दे रहा है, लेकिन आपको 70, 75 या 80 नंबर नहीं दे रहा होता। वो जो ऊपर वाले 20 नंबर हैं उसके लिए आपको लेबर करनी है, हाँ पर्सनल एफर्ट करनी है। वो जितनी आपकी, अब उसमें कुछ लफ्ज़ हिस्ट्री के होते हैं, फॉर एग्जांपल वो आपसे कहते हैं जी एक लफ्ज़ क्लर्जी पूछ लेते हैं, या आपसे जो है ना वो मेल शॉविनिज्म पूछ लेते हैं, या कोई ऐसा लफ्ज़ पूछ लेते हैं उस बंदे को पता होगा जिसकी रीडिंग अच्छी है, जिसने फेमिनिज्म को पढ़ा हुआ है, जिसने यूरोपियन हिस्ट्री को पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आम जो एमसीक्यूज़ या आम जो रीडिंग है जिसमें आप अपने आप को लिमिटेड वर्जन तक, जैसे आपने पास्ट पेपर्स की बात की, उन लोगों की रीच में वो सवाल नहीं होते, एंड अल्टीमेटली दे लूज इन द लॉन्ग रन। और वो 2 या 4 नंबर का जो फ़र्क होता है वो उनका कई सालों तक, 2 साल तक, 3 साल तक वो पड़ा रहता है। बिल्कुल। तो सब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, और ये जो आपकी इतनी रिच प्रोफाइल है और आपका माशाल्लाह इतना अच्छा, आपने इतने एग्ज़ाम क्लियर किए हैं और आपकी इतनी रिकमेंडेशन है, तो मैं चाहूँगा कि हम ये जो स्टूडेंट्स को गाइड करने का जो हमारा मोटिव है, या हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया, टूटे ना, हम इसको फर्दर भी कैरी कर सकें। सर बिल्कुल ठीक, चूँकि आप पब्लिक के लिए कर रहे हैं तो आई एम ऑलवेज़ एट यूर बैक एंड कॉल। आप जब भी मुझे याद करेंगे हम पब्लिक फैसिलिटेशन के लिए इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।